हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीसीआई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन की दो वीडियो के बाद अगला जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बात कर रहे थे अपन आधुनिक भारत के तहत राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हमने 3 चरणों में इस राष्ट्रीय आंदोलन को विभाजित किया था। उसी के तहत जो पहला चरण था उसकी अधिकतर चर्चाएं हमने कर ली थी। जो हमारा पहला चरण था उसका नाम था उदारवादी, जिसको हम कहते हैं, या नरमपंथी राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है। इनका जो समय रहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर अगले 20 वर्ष 1905 तक, जो वर्चस्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान रहता है वो नरमपंथी नेताओं का रहता है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों के सामने संवैधानिक तरीके प्रार्थना पत्र से लक्ष्य स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो हमें याद है कि इस नरमपंथी आंदोलन था। इनके प्रमुख नेताओं की यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नारोजी। आप सब जानते हैं कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशनों की अध्यक्षता कर चुके हैं। सर्वाधिक अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो याद रखेंगे, सर्वाधिक कांग्रेस के अधिवेशनों की जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई? दादा भाई नारोजी के द्वारा। हमें अच्छी तरह से इनके द्वारा किए गए जो 3 कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों की अध्यक्षता की गई मित्रों, वो हमें याद रखना है। पहली बार इन्होंने 1886 ईस्वी में किस स्थान पर? कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये पहले वह व्यक्तित्व थे जो पहले पारसी अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। इसके बाद इनके द्वारा 1893 ईस्वी में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, किस स्थान पे? लाहौर, जो पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। इसके बाद तीसरा जो इनके द्वारा कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई वो 1906 में कलकत्ता, बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन रहा है कलकत्ता का। आगे अपन चर्चा भी इसके बारे में करेंगे। दादा भाई नारोजी वह व्यक्तित्व थे जिन्होंने आर्थिक निकासी, भारत का जो धन था अंग्रेज लेके जा रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। याद रखेंगे, धन निष्कासन का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया। प्रतिभा पलायन का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नारोजी। याद रखेंगे, नरमपंथी उदारवादी विचारों से प्रभावित व्यक्ति थे। प्रतिभा सिद्धांत भी दादा भाई नारोजी के द्वारा दिया गया। ये पहले व्यक्तित्व थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद का चुनाव जीता था। 1892 ईस्वी में दादा भाई नारोजी ब्रिटिश संसद, जो निम्न सदन था, उनका चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता था, फिन्सबरी क्षेत्र से, क्योंकि ये सारी चर्चाएं अपन कर चुके हैं। इसके बाद दूसरे जो प्रमुख व्यक्तित्व रहते हैं नरमपंथियों में, वो रहते हैं आपके फिरोज शाह मेहता, जिनको बंबई का बेताज बादशाह कहा जाता है। अच्छा प्रश्न बनता है, बंबई का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? बंबई का बेताज बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है? तो हम याद रखेंगे फिरोज शाह मेहता को बंबई का बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस से पहले इन्होंने अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था की स्थापना की थी, इंडियन लीग। 26 जुलाई 1876 कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की संस्था की स्थापना की गई थी, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के मुद्दों को रखा था। शस्त्र अधिनियम का विरोध किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद में आते हैं नरमपंथी नेताओं के रूप में एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जिनका संबंध पूना सार्वजनिक सभा से रहा। 1870 ईस्वी में उसकी स्थापना की गई थी। तो ये मैं जो नाम बता रहा हूं ये सभी नरमपंथी नेता है। अच्छा प्रश्न बनता है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व नरमपंथी नहीं था? तो हमें याद रखने हैं कुछ नरमपंथी नेताओं के नाम। दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, एसएन बनर्जी, एमजी रानाडे और दिनसा वाचा। ये प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको हम जानते हैं किन नेताओं के रूप में? उदारवादियों का जो अंग्रेजों के सामने लक्ष्य प्राप्त करने के जो साधन थे, एक तो ये किस तरीके से? संवैधानिक तरीके से
यानी नियमों के अकॉर्डिंग हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, संवैधानिक तरीका। और दूसरे तरीके के रूप में ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से, संस्मरण पत्रों के माध्यम से, याचनाओं के माध्यम से ये अपना लक्ष्य अंग्रेजों के सामने रखते थे। तो ये दो बड़े हथियार थे, हम याद रखेंगे उदारवादियों के। एक तो ये संवैधानिक तरीके से, दूसरा प्रार्थना पत्र, भाषण कह सकते हैं हम, संस्मरण पत्र कह सकते हैं, इनके द्वारा ये अपनी मांगे अंग्रेजों के सामने रखते थे। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखेंगे। 1885 से 1905 ईस्वी तक का जो समय था उदारवादियों का था, लेकिन उदारवादियों को इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि ये अपना जो लक्ष्य मनवाना चाहते थे वो केवल संवैधानिक तरीके से और प्रार्थना पत्र और संस्मरण पत्र, भाषण, अधिवेशनों के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी मांगों पर विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया था। तो हम याद रखेंगे पहला जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरण है 1885 से 1905 किस नाम से जाना जाता है? उदारवादी कह सकते हैं हम इसको, नरमपंथी राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख नेता कौन कौन रहे? दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, एम.जी. रानाडे, दिनसा वाचा। इसके बाद में जो अगले व्यक्तित्व के रूप में आते हैं अगले व्यक्तित्व के रूप में डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये भी भारत के नरमपंथी उदारवादी नेता थे। व्योमे चंद्र बनर्जी जो प्रथम अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कौन जाने जाते हैं? हम याद रखेंगे कौन जाने जाएंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो पहले ईसाई अध्यक्ष के रूप में भी नामित थे, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई। ये भी कांग्रेस के नरमपंथी नेता रहे। और इसके बाद में आते हैं मदन मोहन मालवीय। तो ये मुख्य रूप से हमें याद रखने हैं कि नरमपंथी नेता कौन कौन थे। इन नेताओं का नाम याद रखने से पहले, क्योंकि गर्मपंथी जो नेता रहेंगे उनमें मुख्य रूप से उनकी संख्या 4 ही रहेगी, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि आता है तो अच्छा उत्तर निकालने की विधि यही है कि आपको गर्मपंथी नेताओं के नाम याद है तो आप ऑप्शन में से चूज करके उसका चयन कर सकते हैं। इसके बाद में उदारवादियों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। उदारवादियों का जो लचीलापन रवैया था, लचीलापन इसलिए था कि वो अपनी मांगे संवैधानिक तरीकों से, प्रार्थना पत्र, भाषणों के द्वारा मंगवाना चाहते थे। और संयत व्यवहार के कारण उग्रपंथी नेताओं में भी विशेष रूप से तिलक ने ऐसा कहा। किस व्यक्तित्व ने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये इनकी जो मांगे थी वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की मांगे थी, ऐसी संज्ञा दी गई। याद रखेंगे उदारवादियों के लचीलेपन और संयत व्यवहार के कारण उग्रपंथी नेताओं में और विशेष रूप से किस व्यक्ति ने? बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों की इस लचीलेपन व्यवहार को किसकी संज्ञा दी गई? हम याद रखेंगे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई। तो याद रखेंगे उदारवादियों का जो व्यवहार था उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा किस व्यक्तित्व के द्वारा दी गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई। इनको जो सफलता या इनके जो शासनकाल में जो संस्थाएं कुछ स्थापित हुई थी उनके तहत हम देखते हैं भारतीय सुधार समिति, इसकी स्थापना 1887 ईस्वी में लंदन के अंदर दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई। याद रखेंगे उदारवादियों के शासनकाल में भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 ईस्वी में लंदन में किस व्यक्तित्व के द्वारा की गई? दादा भाई नारोजी के द्वारा। याद रखेंगे दादा भाई नारोजी के द्वारा 1887 ईस्वी में उदारवादियों के शासनकाल में किसकी स्थापना की गई? भारतीय सुधार समिति। भारतीय सुधार समिति की स्थापना हम याद रखेंगे किसके द्वारा की गई है? दादा भाई नारोजी के द्वारा।
दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई थी 1887 ईस्वी में। किस स्थान पे की गई? लंदन में की गई थी। और इसके संस्थापक कौन रहेंगे मित्रों? याद रखेंगे, भारतीय सुधार समिति दादा भाई नारोजी, 1887 लंदन। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की गई थी 1889 में ही। एक अंग्रेज था विलियम डिग्बी के द्वारा। याद रखेंगे, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना विलियम डिग्बी के द्वारा की गई 1889 ईस्वी में। ये उदारवादियों के शासनकाल के दौरान स्थापित संस्थाएं थी। तो याद रखेंगे 1889 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी। तो ये बातें भी हमें याद रखनी है। इसके बाद में तीसरी जो संस्था थी एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन, 1888 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई सर सैयद अहमद खां के द्वारा। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं हम याद रखेंगे, उदारवादियों के शासनकाल में स्थापित हुई। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नारोजी के द्वारा, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एक अंग्रेज था विलियम डिग्बी के द्वारा। तीसरी जो मुस्लिमों से संबंधित एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। ये संस्थाओं का जो क्रम पूछा जा सकता है, ये उदारवादियों के काल में स्थापित संस्थाएं थी। अब उदारवादियों का जो शासनकाल रहा, उनको कौन सी विशेष रूप से जो सफलता मिली? लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1886 ईस्वी में। इस आयोग के द्वारा जो आईसीएस की परीक्षा थी, जो इंग्लैंड के साथ साथ कहां आयोजित होगी? भारत में। आईसीएस की जो परीक्षा थी, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1886 में की गई। इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी आईसीएस की परीक्षा होगी। तो ये उदारवादियों की एक सफलता के रूप में हम देख सकते हैं कि क्योंकि पहले भी वो उम्र घटाने का विरोध इनके द्वारा चल रहा था। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 1886 ईस्वी में। इंग्लैंड के साथ साथ ये परीक्षा भारत में भी आयोजित होगी। इसके बाद में आता है वेलबाई आयोग, 1896 ईस्वी में यह गठित किया गया। किस लिए? व्यय की समीक्षा के लिए। व्यय यानी जो खर्च हुआ धन है उसकी समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया? व्यय की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया? ये बात हम याद रखेंगे। कौन सा आयोग रहेगा? वेलबाई आयोग, जिसको कब स्थापित किया गया? 1896 ईस्वी में। ये आयोग किससे संबंधित था? तो हम याद रखेंगे, व्यय की समीक्षा करने के लिए कौन से आयोग को स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा? वेलबाई आयोग 1896। और इसके बाद में तीसरी सफलता यदि हम मानते हैं तो भारत परिषद अधिनियम जो 1812 में पारित हुआ, उसको पारित करवाने में कुछ हद तक हम ये मान सकते हैं कि उदारवादियों की सफलता मानी जाती है। तो दो महत्वपूर्ण सफलताएं उदारवादियों की रहती है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान लोक सेवा आयोग की स्थापना की। कब? 1886 ईस्वी में। इस आयोग से आईसीएस की जो परीक्षा थी वो इंग्लैंड के साथ साथ में भारत में भी आयोजित होगी। इसके बाद में वेलबाई आयोग 1896 ईस्वी में व्यय की समीक्षा के लिए जो धन खर्च हुआ है उसकी समीक्षा करने के लिए वेलबाई आयोग की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे, वेलबाई आयोग का संबंध किससे रहेगा? व्यय की समीक्षा करने से संबंधित। भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? तो हम याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1886 ईस्वी में की गई। इससे पहले हमने तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं पढ़ी थी, उदारवादियों के शासनकाल में स्थापित हुई थी। भारतीय सुधार समिति 1887, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नारोजी के द्वारा की गई थी। तो वो तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं हमें याद रखनी, और उसके बाद में ये दो सफलता मुख्य मानी जाती है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो द्वितीय चरण रहता है, हम ये जानते हैं कि अंग्रेजों को उदारवादियों ने जो संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करने का प्रयास किया था, उनमें उनको सफलता नहीं मिली। प्रार्थना पत्र, अधिवेशन, भाषण, संसद पत्रों के द्वारा खूब प्रयास किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा जो चरण रहता है, जिस चरण का नाम क्या रहेगा? हम मानते हैं उग्र राष्ट्रवाद, जिसका समय रहेगा आपका 1905 से 1919।
या इसका हम दूसरा नाम देते हैं गरमपंथी दल, गरम दल। 1905 से लेकर 1919 के बीच की जो घटनाएं हैं वो आपके गरम दल के नेताओं के द्वारा की जाती है। और इन्होंने अपना जो मुख्य लक्ष्य रखा था, गरमपंथियों के द्वारा मुख्य लक्ष्य रखा गया था स्वराज्य। जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादियों का जो व्यवहार था उनको राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी कि आप एक तरीके से आप अंग्रेजों का आगे भीख मांग रहे हैं, इस व्यवहार से वो आपको स्वतंत्रता देने वाले नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसको उग्र राष्ट्रवाद गरम दल के नाम से जाना जाता है, 1905 से लेकर 1919 ईस्वी का समय इनका रहेगा। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज्य प्राप्त करना। उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति करना। अब हमें याद रखना है कि इस उग्र राष्ट्रवाद के जो जनक रहेंगे वो बाल गंगाधर तिलक रहेंगे। नेतृत्वकर्ता के रूप में हमें उसी तरह से इनके नेताओं के नाम भी याद रखने हैं। लाल से बनता है लाला लजपत राय। लाल से कौन व्यक्तित्व जाना जाएगा? लाला लजपत राय। लाल से लाला लजपत राय, जिनको आपको पता है कि शेर पंजाब किस उपनाम से जाना जाता है? शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी। शेर ए पंजाब और दूसरा है इनका उपनाम पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। गरम दल आंदोलन के दौरान खूब नेतृत्व किया, पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। तो लाला लजपत राय के हमें दो उपनाम याद रखने हैं। शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? लाला लजपत राय, जो उग्र गरम दल के नेता थे। इन्होंने हिंसा के सहारे, लड़ाई के सहारे किसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था? स्वराज्य को प्राप्त करने का लक्ष्य इनके द्वारा रखा गया। दूसरा व्यक्तित्व बाल से है बाल गंगाधर तिलक। अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि जो उग्र राष्ट्रवाद था इनका जो नेतृत्व किया गया किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उग्र राष्ट्रवाद का नेतृत्व किया गया। बाल से बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र राज्य से संबंधित रखते हैं और ये पंजाब से रखने के कारण इसको शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल से इनके द्वारा दो समाचार पत्र निकाले गए थे। एक तो था आपका कौन सा? केसरी, और दूसरा भारतीय लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए, स्वराज्य की लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए इनके द्वारा दो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। एक तो केसरी और दूसरा कौन सा रहता है? मराठा। अच्छा प्रश्न बनता है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जाता है यह प्रश्न कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसके हैं। ये तो सभी को पता है कि केसरी और मराठा समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किए गए थे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इनको किस भाषा में लिखा गया? तो याद रखेंगे, जो केसरी समाचार पत्र था वो मराठी भाषा में, उल्टा है, थोड़ा ध्यान रखना। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया? मराठी। और जो मराठा समाचार पत्र था वो किस भाषा में संपादित किया गया? अंग्रेजी में। तो मराठा अंग्रेजी में और केसरी किसमें? मराठा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुद्ध भारतीय लोगों में राजनीतिक जागृति फैलाने के लिए दो उत्सवों की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय जनता में जागृति फैलाने के लिए दो उत्सवों की शुरुआत की जाती है, जिसमें आपको ध्यान रखना है। पहला जो उत्सव रहता है गणेश उत्सव। पहला गणेश उत्सव और दूसरा रहेगा आपका शिवाजी उत्सव। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जनता में राजनीतिक जागृति फैलाने के लिए दो प्रकार के राष्ट्रीय उत्सव फैलाए जाते हैं। दो प्रकार के राष्ट्रीय उत्सव फैलाए जाते हैं। जो पहला हमारा कौन सा रहेगा? गणेश उत्सव, जिसको इन्होंने कब शुरू किया था? 1893 ईस्वी। और दूसरा कौन सा रहेगा आपका? शिवाजी उत्सव। दूसरा रहेगा शिवाजी उत्सव। और शिवाजी उत्सव को इन्होंने शुरू किया था 1895। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनको उग्र राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। उनके द्वारा दो समाचार पत्र संपादित किए गए थे, महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
उनमें से केसरी और मराठा। केसरी किस भाषा में लिखा गया, याद रखना है मराठी, लेकिन मराठा किस भाषा में लिखा गया, अंग्रेजी में। इनके द्वारा जनता में जागृति फैलाने के लिए दो उत्सवों को प्रारंभ किया गया था। एक तो गणेश उत्सव, जो कब प्रारंभ किया गया, 1813 में। दूसरा शिवाजी से संबंधित, राज्यारोहण से संबंधित था, 1895 ईस्वी में इनके द्वारा शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ही द्वितीय चरण का नेतृत्व करते हैं। उनके द्वारा 1908 ईस्वी में हम आगे पढ़ेंगे कि सूरत अधिवेशन के बाद में राजद्रोह के मुकदमे में उनको 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। कब इनको, 1908 ईस्वी में उनको 6 वर्ष की, किस मामले में, राजद्रोह के आरोप में। राजद्रोह के आरोप में हम याद रखेंगे, राजद्रोह के आरोप में 1908 में कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई, 6 वर्ष की। और ये जो सजा सुनाई गई थी, ये किस स्थान पे इनको कारावास में बंद किया गया, याद रखेंगे कौन सी जेल रहेगी, मांडले जेल। कौन सी रहेगी, मांडले जेल, जो किस, वर्तमान में कहां स्थित है, ब्रह्मा, म्यांमार जिसको हम बोलते हैं। इन्होंने 6 वर्ष का समय वहां पे इनके द्वारा काटा गया था। और उसी दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी, गीता रहस्य, याद रखेंगे। मांडले जेल में रहते हुए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई, अच्छा प्रश्न बनता है। गीता रहस्य पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई, हम याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। इसके बाद में एक किताब इन्होंने और लिखी है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्य। द आर्कटिक, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्य, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्य। ये दो महत्वपूर्ण जो किताबें रहती है वो किसकी रहती है, बाल गंगाधर तिलक की रहेगी। हम याद रखेंगे आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव पे स्थित महासागर का नाम है। आपको पता है कि आर्यों की जो उत्पत्ति थी, आर्यों के जो निवास स्थान थे, उनमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग क्षेत्र बताए थे। उनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था वो मध्य एशिया माना था मैक्स मुलर ने। लेकिन भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य किस स्थान पे रहते हैं, उत्तरी ध्रुव भी हम बोल सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग आर्यों के निवास स्थान से संबंधित इन्होंने किताब लिखी थी, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्य। यानी आर्यों का निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक के अनुसार किस स्थान पे है, या तो आप बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, या आप मित्रों कहेंगे आर्कटिक प्रदेश। तो दो महत्वपूर्ण किताबें रखेंगे याद इनकी, कौन सी, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इसके बाद इनके द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए, केसरी और मराठा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 उत्सवों को शुरू किया गया, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में, शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 ईस्वी में। इनके अलावा इन्होंने, आपको पता है कि उग्रपंथी नेता थे, इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, कौन सा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। ऐसा व्यक्तित्व थे बाल गंगाधर तिलक। बड़ा दुर्भाग्य रहा देश का कि आजीवन ये जब तक रहे तब तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए। जिस दिन भारत में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। और याद रखना अच्छी तरह से, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। लाला लाजपत राय केवल एक विशेष अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1920, उस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष जरूर रहे, लेकिन वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी से पंजाब के नाम से जाने वाले, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इसके बाद जो तीसरा नेता है इस उग्रवाद का, वो रहता है पाल। पाल से हमें याद रखना है विपिन चंद्र पाल। पाल से हमें याद रखना है विपिन चंद्र पाल। वैसे वर्तमान का इनका जो क्षेत्र था वो बंगाल में था, लेकिन वर्तमान में इनका जो क्षेत्र है वो बांग्लादेश में पड़ता है। और चौथा जो व्यक्तित्व है कौन सा, अरविंद घोष। तो ये 4 व्यक्तियों के नाम हमें याद रखने हैं, कौन से, उग्र राष्ट्रवाद या गर्मपंथी नेता कौन कौन थे, उग्रवादी नेता कौन कौन थे, लाल बाल पाल। यानी द्वितीय जो राष्ट्रीय आंदोलन का चरण है,
ये तीनों नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लजपत राय हमें याद रखना, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। यानी यदि आपको दूसरे वाले नेता पूरे याद नहीं रहते हैं और उग्र राष्ट्रवादी या गरम दल के नेता याद रख लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल यहां पे कितने नाम याद रखने, 4 ही नाम याद रखने, लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। ये गरमपंथी द्वितीय जो चरण था उसका नेतृत्व करते हैं। इसके बाद में स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा यह दिया गया था बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि उग्रवादियों का जो मुख्य लक्ष्य था वो स्वराज्य ही था। क्योंकि उदारवादियों की पिछले 20 सालों का जो उन्होंने जिस तरीके से अपने मांगे रखी थी अंग्रेजों ने मानी नहीं थी, तो मुख्य जो लक्ष्य था वो स्वराज्य था। तो स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसके द्वारा? तिलक। हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना क्या है? स्वराज। यानी हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? इन उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति करनी। स्वदेशी और बहिष्कार उसकी क्या है? शाखाएं हैं। ऐसा भी ये नारा भी किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया। तो दोनों जो नारे हैं वो हमें याद रखने, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना क्या है? स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार उसकी क्या है? शाखाएं हैं। ऐसा कहने वाले व्यक्तित्व कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध या जन्मजात कह सकते हैं आप, जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूंगा। ऐसा भी किसके द्वारा कहा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। इसके बाद में जो गरम या उग्र राष्ट्रवाद का समय रहता है वो आपका 1905 से लेकर 1919, 1905 से लेकर 1919 ईस्वी के बीच में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, उन घटनाओं के कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले इन घटनाओं को जानते हैं कि जो उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी वो किस घटना से मानी जाती है। पहला रहेगा आपका बंगाल विभाजन, जिसको हम बंग भंग भी कहते हैं। बंग भंग विभाजन कब हुआ? या इन्हीं के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन दोनों कब हुए थे? 1905 में। और गरमपंथी या जो द्वितीय चरण रहता है उसकी शुरुआत भी 1905 से रहती है। इसके बाद में द्वितीय जो इसकी घटना हम पढ़ेंगे इस काल के दौरान वो रहेगी आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। इसके बाद में गरमपंथियों के नेतृत्व में कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। इसके बाद में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। और इसके बाद में दिल्ली दरबार जो आपका रहता है वो आपका रहेगा 1911 में। तो इस तरह से कुछ आगे और भी रहेगी घटनाएं इनकी। दिल्ली दरबार के बाद में कामा गाटा मारू प्रकरण 1914, प्रथम विश्व युद्ध 1914, लखनऊ फैक्ट 1916, उसके बाद में मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, रोलेट एक्ट 1919। ये जो घटनाएं रहेगी वो उग्र राष्ट्रवाद काल के दौरान यानी 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक इन घटनाओं को हमें कालक्रम के रूप में याद रखना है। पहला प्रश्न तो कालक्रम के रूप में ही बनता है। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। इसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 ईस्वी में। इसके बाद में सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। और इसके बाद में 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसके बाद में दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लगा था।
अगला है इसके बाद में दिल्ली दरबार के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। आप सभी लोगों को पता है कि विश्व युद्ध इंडियन हिस्ट्री से संबंधित नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, लेकिन भारत की इसमें भूमिका थी 1914 से 1918 ईस्वी तक। इसके बाद में आपका रहता है लखनऊ पैक्ट, जो हुआ था कब, 1916 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन चला था तिलक और यानी बेसेंट के नेतृत्व में, कब, 1916 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू घोषणा जो 20 अगस्त 1917, जो आपकी रहेगी कब, 20 अगस्त 1917। इसलिए हमें याद रखना है कि इसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक अगस्त प्रस्ताव रहेगा वो 1940 में रहेगा। तो याद रखेंगे अगस्त घोषणा कब की गई, 20 अगस्त 1917 को, जिनको अगस्त घोषणा या मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। रोलेट एक्ट 1919। जो ये 10 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं किस काल की, गरम दल का जो समय रहता है, उग्रपंथियों का जो समय रहता है, उसके दौरान पहले हमें इनको कालक्रम से याद करने। सबसे पहले देखो, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, 1905। मुस्लिम लीग 1906, सूरत अधिवेशन 1907, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, दिल्ली दरबार 1911, और इसके बाद में कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध 1914, होम रूल आंदोलन 1916, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 और रोलेट एक्ट 1919। ये 10 जो घटनाएं रहेंगी इनका अपन बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो हमें याद रखना है सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा कौन सा, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905। अब याद रखना है कि विभाजनकर्ता गवर्नर जनरल कौन था, बहुत अच्छा प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन का नाम हम याद रखेंगे। बंगाल का विभाजन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, कर्जन के द्वारा किया गया। इनका मुख्य कारण दूसरा था करने का कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था, लेकिन वहां राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्रवाद की जो चेतना थी वो सबसे मजबूत और दृढ़ थी। इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि इस राष्ट्रवाद की भावनाओं को दबाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावनाओं को या राष्ट्रवाद की चेतना को दबाने के लिए उन्होंने, और हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने के लिए, इन दो संप्रदायों को अलग करने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कारण क्या बताया कि बंगाल का जो प्रांत है वो बहुत बड़ा है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से वहां की शासन व्यवस्था को चलाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से शासन व्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने यह तर्क दिया कि बंगाल का विभाजन करना चाहिए। तो हमें याद रखना है कि बंगाल विभाजन का कारण लॉर्ड कर्जन ने क्या बताया, तो वो हम याद रखेंगे। क्या, बंगाल विभाजन का जो कारण रहता है वो आपका रहेगा कौन सा, प्रशासनिक दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन किया था, लेकिन पता है कि वास्तविक कारण क्या था। वास्तविक कारण तो ये हम यही मानते हैं कि वह बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना को दबाना चाहते थे, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना को दबाना, क्योंकि दिनों दिन भारतीय जनता में जागृति आ रही थी। राष्ट्रीयता की भावना को दबाना। दूसरा उनका लक्ष्य क्या था, इसके बाद में आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ताकि ये बिखर जाएंगे तो अंग्रेजों के लिए इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। तो याद रखना है पहला, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905। इस बंगाल विभाजन से ही उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है किस घटना से, बंगाल विभाजन, जिसको हम बंग भंग कहते हैं। बंगाल विभाजन करता है कि गवर्नर जनरल का नाम याद रखना, लॉर्ड कर्जन। अब विभाजन का कारण जो मैंने आगे लिख दिया था, उन्होंने कारण तो बताया था क्या, प्रशासनिक, लेकिन वास्तविक कारण राष्ट्रीयता की भावना को दबाते हुए हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का कार्य उनके द्वारा किया जाना है। और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित भी लॉर्ड कर्जन ने आपको कहा है
कि मैं ये चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस की मृत्यु हो मेरे भारत में रहते हुए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। किसने? लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया मित्रों? याद रखेंगे, कर्जन के द्वारा। कब किया गया? 1905 ईस्वी में यह किया गया। इसके बाद में बंगाल का जो विभाजन किया गया था 1905 में, दो भागों में इसको बांटा गया। एक तरफ तो जो हमारा पश्चिमी बंगाल है वर्तमान में, एक तरफ जो हमारा वर्तमान में पश्चिमी बंगाल वो रख दिया, उसके साथ में उड़ीसा, बिहार, और इनकी जो राजधानी इन्होंने रखी थी बंगाल की, कलकत्ता। और इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? हिंदुओं की। और इसलिए उनका वास्तविक कारण तो वही था कि हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रांत बना दिए। तो याद रखेंगे बंगाल का जो दो भागों में विभाजन किया गया, पहला आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, जिसके तहत उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल खुद शामिल था। और इस पश्चिम बंगाल का जो पश्चिमी बंगाल था, इसकी राजधानी के रूप में कलकत्ता को चुना गया। और कौन सी जनसंख्या ज्यादा थी? हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या ज्यादा थी। दूसरा जो पार्ट किया पूर्वी बंगाल, इसमें मुख्य रूप से कौन सा राज्य था? असम। और यहां पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ढाका, राजशाही और चटगांव, ढाका, राजशाही और तीसरा याद रखेंगे चटगांव। ये तीन जो महत्वपूर्ण बांग्लादेश के रियासतें थी, इन तीनों को किसके साथ रखा गया? पूर्वी बंगाल के साथ रखा गया। शेष जो भाग था बांग्लादेश का, वो पश्चिमी बंगाल के साथ था। शेष भाग किसके साथ रखा गया? पश्चिमी बंगाल के साथ। पूर्वी बंगाल में ढाका, राजशाही और चटगांव, ये बांग्लादेश के तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें शामिल किए गए। और इस पूर्वी बंगाल की राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया? ढाका। याद रखेंगे। इस तरह से लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासनिक कारण बताते हुए कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, प्रांत बहुत बड़ा है, इसलिए वहां की शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल सकती, इस तरीके से उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। एक तरफ पश्चिम बंगाल और एक तरफ पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल के तहत पश्चिम बंगाल वर्तमान का जो वो क्षेत्र शामिल था, उड़ीसा, बिहार। और इस पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या रखी? कोलकाता। और इसमें कौन सी जनसंख्या बहुसंख्यक थी? हिंदू। और इधर सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी थी? मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था। और उनका वास्तविक मुख्य उद्देश्य भी यही था कि हिंदू और मुसलमानों को अलग करके उनके बीच में फूट डालना, क्योंकि वो चाहते थे राज करो और फूट डालो, फूट डालो और राज करो, क्योंकि इन लोगों को लड़ाकर अपन भारत पे शासन कर सकते हैं। तो इस तरह से बंगाल विभाजन किसने किया? याद रखेंगे मित्रों, किस गवर्नर जनरल के द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस की जो मृत्यु है शांतिपूर्वक तरीके से मेरे रहते हुए भारत में की जाए। तो इस तरह से याद रखना है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सर हेनरी कॉटन। आपको पता है 1904 में बंबई जो कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन था उसके अध्यक्ष थे। अब ये बात 1904 की भले ही हो, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो दिसंबर महीने में होता था, इसलिए बंगाल विभाजन होगा वो तो 16 अक्टूबर से प्रभावी होगा। तो दिसंबर 1905 तक अध्यक्ष कौन रहेंगे? हेनरी कॉटन। इसलिए ऐसा नहीं है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और 5 में तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले दिसंबर 1905 से कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन दिसंबर 1905 से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहेंगे? सर हेनरी कॉटन। 1904 बंबई कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। तो ये बातें हम फिर से याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का विभाजन दो प्रांतों में किया गया। एक तरफ बंगाल, जिसमें पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, और इस प्रांत की राजधानी क्या रखी गई? कलकत्ता। इसमें कौन सी जनसंख्या का बहुसंख्यक था? हिंदू सबसे ज्यादा थे, उनका मुख्य उद्देश्य भी यही था। दूसरा पूर्वी बंगाल, जिसमें असम का क्षेत्र, बांग्लादेश में ये तीन क्षेत्र इसके साथ में शामिल थे, ढाका, राजशाही और चटगांव, और इनकी राजधानी के रूप में ढाका। और किस जनसंख्या का बाहुल्य था? मुस्लिमों का। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा प्रश्न, हेनरी कॉटन। बंबई 1904 में यह अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हमेशा 1930 से पहले किस महीने में होता था? दिसंबर में ही होता था। घटना भले 5 की हो, लेकिन ये अध्यक्ष हेनरी कॉटन ही रहेगी, क्योंकि दिसंबर 1904 से दिसंबर 1905 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहते हैं? सर हेनरी कॉटन।
इसके बाद में बंगाल विभाजन के निर्माण की घोषणा, यानी बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905। इस बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया भारतीय उग्रपंथी नेताओं के द्वारा? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। कब? 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। तो हम 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में ही कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी और बहिष्कार। पूरा नाम ये भी बोल सकते हैं हम इसको, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहा जाता है। स्वदेशी एवं बहिष्कार। आप सभी लोगों को पता है कि कच्चा माल भारतीयों का था और ब्रिटेन में जाके फैक्ट्रियों में मशीनों के द्वारा उसको परिवर्तित किया जाता और वापस बिकता भी कहां? भारत में। इसलिए उन लोगों ने कहा कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है और विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। इसलिए बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन लागू कब किया गया? बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, याद रखेंगे। 16 अक्टूबर 1905। यानी घोषणा 19 अक्टूबर को की गई थी, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905। दोनों प्रश्न अलग बनते हैं कि बंगाल विभाजन लागू कब किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में भारतीय लोगों ने मनाया? शोक दिवस के रूप में। याद रखेंगे, बंगाल विभाजन के दौरान किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के जो घोषणा प्रभावी हुई थी, उसी दिवस को भारतीय लोगों ने किस रूप में मनाया? शोक दिवस के रूप में मनाया था। 3 महत्वपूर्ण डेटें। बंगाल विभाजन के निर्माण की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई 1905। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को। किस स्थान से शुरू किया गया? याद रखेंगे, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया। लेकिन घोषणा के बाद बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। और भारतीय जनता ने 16 अक्टूबर को उस काले दिन को किस रूप में मनाया? शोक दिवस के रूप में मनाया, दुख के रूप में व्यक्त किया। तो याद रखेंगे, बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, आपको पता है कि सुझाव पर विभाजन जो दिवस को किस दिवस के रूप में? एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस। हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के कलाइयों पर राखियां बांधकर एकता का परिचय दिया। हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे के कलाइयों पर राखी बांधकर किसका परिचय दिया? एकता के प्रतीक के रूप में। तो याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हिंदू मुस्लिम भाइयों के द्वारा आपस में जो राखियां बांधी गई, उनको किस दिवस के रूप में मनाते हम? राखी बंधन दिवस। वही 16 अक्टूबर रहेगा, लेकिन याद रखना है राखी बंधन दिवस का संबंध किस आंदोलन से है? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित रहेगा। और स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो राखी बंधन दिवस किसके द्वारा सुझाव दिया गया? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो विभाजन उन्होंने किया था उनमें फिर से कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक है, उस एकता के प्रतीक के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया। अब कुछ मुस्लिम लोग जिन्होंने इस बंगाल विभाजन का समर्थन किया, उनमें से एक ही नाम हमें याद रखना है कि सलीम मुल्ला। ये ढाका के नवाब थे। कहां के? ढाका के नवाब थे, याद रखेंगे। बंगाल विभाजन का समर्थन देने वाले प्रमुख मुस्लिम नेता का नाम हमें याद रखना है सलीमुल्लाह खां। विरोध, मुस्लिम होते हुए बंगाल विभाजन का विरोध किया था अतीकुल्लाह खां, लियाकत हुसैन, अब्दुल रशीद और इस्माइल चौधरी के द्वारा इनका विरोध किया गया था। वंदे मातरम किसका राष्ट्रगीत है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रगीत। वंदे मातरम किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी दौरान
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, इस गीत की रचना किसके द्वारा की गई? स्वदेशी आंदोलन के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की गई, जो आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश का यह गीत क्या बन गया? राष्ट्रगीत। याद रखेंगे, बांग्लादेश का क्या बना? राष्ट्रगीत। तो आमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय गीत के रूप में जाने जाते हैं। तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का क्या है वर्तमान में? राष्ट्रगीत। इसी दौरान स्वदेशी वस्तुओं पर बल देने के लिए, स्वदेशी वस्तुओं पर बल देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं पर बल देने के लिए प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कब? बनारस। कब किया गया? दिसंबर 1905। और किस स्थान पे? बनारस। और कांग्रेस का सम्मेलन भी आपको पता है कि किस स्थान पे होता है? 1905 में बनारस में होता है। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। इस प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? स्वदेशी वस्तुओं पर बल देने के लिए, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा था। तो स्वदेशी वस्तुओं पर बल देने के लिए दिसंबर 1905 में बनारस में प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन को आयोजित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त इस प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं को स्थापित किया जाए, उद्योगों को स्थापित किया जाए, ताकि स्वदेशी वस्तुओं का महत्व बढ़े। रमेश चंद्र दत्त इस प्रथम भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इसके बाद में अब ये बहिष्कार तो कर ही थे, अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल थे उनका भी बहिष्कार हो रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर ही रहे थे। तो स्वदेशी शिक्षा के लिए इन्होंने पहला राष्ट्रीय स्कूल कब खोला था? रंगपुर में। कब? 1905 में। पहला सम्मेलन उद्योगों की, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना से संबंधित भी बनारस 1905 में। अध्यक्ष आरसी दत्त थे। पहला राष्ट्रीय स्कूल जो खोला गया स्वदेशी आंदोलन के दौरान नवंबर 1905 में रंगपुर में। बनारस अधिवेशन। अब आपको बताया कि बंगाल विभाजन जो पहले हुआ था और उसके बाद में अक्टूबर से बंगाल विभाजन हो गया। दिसंबर 1905 में, दिसंबर 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। किस स्थान पे? हम याद रखेंगे, बनारस। वाराणसी, इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं बनारस को, वाराणसी। इसके बाद इसको किस नाम से जानते हैं? काशी। सॉरी, इलाहाबाद नहीं, वाराणसी, काशी और बनारस, इस नाम से ये सभी एक ही शहर के नाम है। बनारस अधिवेशन दिसंबर 1905 में कांग्रेस का हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। और अपन पीछे पढ़ चुके हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पे जोर, स्वशासन प्रमुख लक्ष्य स्वदेशी आंदोलन के ये बनाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख लक्ष्य रहे कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाए और अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए स्वशासन की स्थापना की जाए। इसके बाद में मित्रों कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन 1905 में था। कलकत्ता अधिवेशन हम देखते हैं 1906। याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन हमने पढ़ा था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता? 3, क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी दो व्यक्तित्व है जिन्होंने सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा और 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906
इसके अध्यक्ष कौन थे, अच्छी तरह से हमें याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी लिखी है, राप्त गुप्ता पत्रिका भी लिखी है। दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। प्रस्ताव, 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सम्मेलन में पारित किए गए, बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण कौन से प्रस्ताव पारित किए गए, तो हम याद रखेंगे। पहला, स्वराज्य। दूसरा, स्वदेशी। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा। और जो चौथा प्रस्ताव था, बहिष्कार। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, हमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न बनता है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में पारित नहीं किया गया, तो हम याद रखेंगे स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन 4 प्रस्तावों को पारित किया गया, तो भी हमें याद रखना है। कलकत्ता अधिवेशन कब, 1906। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पहली बार कांग्रेस ने अपने मंच से स्वराज्य को अपना राष्ट्रीय लक्ष्य बनाया, याद रखेंगे। पहली बार कांग्रेस ने अपने मंच से स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया, याद रखेंगे। कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग अपने मंच से किया गया या राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया, कलकत्ता के अधिवेशन में इसको घोषित किया गया 1906। स्वदेशी 1905 है। स्वदेशी शब्द आता है पहली बार कांग्रेस के किस सम्मेलन, तो हम याद रखेंगे 1905। लेकिन स्वराज्य शब्द को पहली बार, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अपूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति वो तो 1929 का अधिवेशन, लाहौर का अधिवेशन है। लेकिन यहां केवल क्या लिखा हुआ है, स्वराज्य शब्द लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे पहली बार कांग्रेस के किस सम्मेलन में स्वराज्य शब्द को स्वराज्य को कांग्रेस ने राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में घोषित किया, कलकत्ता अधिवेशन 1906। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन अपन देखते हैं कब प्रारंभ हुआ, 7 अगस्त 1905, पीछे हम पढ़ चुके हैं। किस स्थान से इसको प्रारंभ किया गया था, कलकत्ता के टाउन हॉल से। किस स्थान से प्रारंभ किया गया, कलकत्ता से टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से आंदोलन को शुरू किया गया, याद रखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार, यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया और जो विदेशी संस्थाएं थी, अंग्रेजों की जो संस्थाएं थी, उनका बहिष्कार भारतीय लोगों के द्वारा किया गया। स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किन 2 महत्वपूर्ण शहरों से किया, बंबई और पूना से। अच्छा प्रश्न बनता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस स्थान से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया, बंबई और पूना से इसका नेतृत्व किया गया। इसके बाद में अजीत सिंह और लाला लजपत राय के द्वारा उत्तरी भारत और पंजाब, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी भारत और पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा, अजीत सिंह और लाला लजपत राय के द्वारा। पंजाब से जो विशेष नेतृत्व किया गया वो किसके द्वारा, मुंशी राम के द्वारा किया गया। इनको अपन सरदानंद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम याद रखना है, मुंशी राम का सरदानंद के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से पंजाब का नेतृत्व पूछा जाता है तो उत्तर लिखना हमें, मुंशी राम सरदानंद के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी भारत और पंजाब दोनों का संयुक्त रूप से पूछा जाता है। अजीत सिंह और लाला लजपत राय के द्वारा उत्तरी भारत और पंजाब से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। किसके विरोध में शुरू हुआ, बंगाल विभाजन। सैयद हैदर रजा, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, सैयद हैदर रजा ने किस स्थान से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, तो हमें याद रखना दिल्ली से इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, सैयद हैदर रजा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा के द्वारा दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में कौन सा स्थान, मद्रास, जिनको हम किस नाम से जानते हैं,
चेन्नई के नाम से जानते हैं। वहां से दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इसके बाद में सर्वोत्तम राव हरि सर्वोत्तम राव के द्वारा किस स्थान से इसका नेतृत्व किया जाता है? स्वदेशी आंदोलन का आंध्र प्रदेश से नेतृत्व किया जाता है। हम याद रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैला हुआ था, यह भी बात हमें याद रखना है। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला जो आंदोलन था, पहली बार इस स्वदेशी आंदोलन में किसने भाग लिया? महिलाओं ने। पहली बार स्वदेशी आंदोलन में किसने भाग लिया? महिलाओं ने। याद रखेंगे महिलाओं ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया? तो हमें याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। अब विदेशी जो संस्थाएं थी उनका बहिष्कार हो रहा था, तो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान शांति निकेतन की स्थापना आपको पता है आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। डॉन सोसाइटी की स्थापना 1902 ईस्वी में सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा विश्वविद्यालय जो अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय जो चर्चित था उनका विरोध करने के लिए 1902 ईस्वी में सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा तो इन दोनों की बातें याद रखना। राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि विदेशी जो संस्थाएं थी उनका बहिष्कार हो रहा था, राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं बनी थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉन सोसाइटी, 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व हमें ध्यान रखना है। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने उत्तरी भारत और पंजाब विशेष नेतृत्व पूछा जाता है। पंजाब से तो मुंशीराम सरदानंद, दिल्ली से इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था। मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम शिवा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। आंध्र प्रदेश से पूछा जाता है सर्वोत्तम राव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। बंबई और पूना से पूछा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक। तो इस तरह से ये बंगाल विभाजन के विरोध में चला था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत होती है। स्वशासन इनका लक्ष्य था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। इसके बाद में आगे देखते हैं।